हेलो। तो आज हम दैनिक पाठ योजना बनाएंगे 9th क्लास के भूगोल सब्जेक्ट के सेकंड लेसन भारत का भौतिक स्वरूप का टॉपिक प्रायद्वीपीय पठार पर। हमने जो अगले टॉपिक लिए थे वो थे भारत का भौतिक स्वरूप परिचय और हिमालय पर्वत श्रृंखला। फिर हमने दूसरा वीडियो जो बनाया था उत्तर का विशाल मैदान पर, और ये हमारा तीसरा लेसन है जिसका टॉपिक है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, फिर क्लास, फिर कालांश, फिर हमारा स्कूल, टाइम और मिनट, और हमारी बुक का नाम संबंध इकाई समकालीन विश्व, सब्जेक्ट और लेसन है सेकंड, और फिर हमारा आएगा टॉपिक भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें एक तरफ लिखेंगे उद्देश्य, दूसरी तरफ लिखेंगे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। तो इसमें हमारे आ जाएंगे 6 उद्देश्य: ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोध उद्देश्य, ज्ञानोपयोग उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, अभिप्रत्यात्मक उद्देश्य और अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। इसको हम एक एक लिखेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों को प्रायद्वीपीय पठार व इसके मुख्य भागों की जानकारी देना। इसका अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होगा, विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार के विभाजन का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों को प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित प्रमुख शिखरों व पहाड़ियों का प्रत्याभिज्ञान कराना। इसका अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होगा, विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित विभिन्न शिखरों व पहाड़ियों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। ये हमारा हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। उसके बाद में हम लिखेंगे अवबोध उद्देश्य। इसका पहला पॉइंट लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य भागों में अंतर स्पष्ट करना या बताना। इसका अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठारों के विभाजन में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्षिण का पठार आदि के बारे में बताना। तो इसका अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार के विभाजन का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट उद्देश्य आएगा ज्ञानोपयोग उद्देश्य। उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों को प्रायद्वीपीय पठार के महत्व, उत्पत्ति, पश्चिमी व पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, उनसे निकलने वाली नदियों से होने वाले लाभ व भूमिका को बताना। तो इसका अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। और सेकंड पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार का विश्लेषण कर सकेंगे। फिर हमारा आएगा कौशलात्मक उद्देश्य। तो उसके उद्देश्य में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट प्रायद्वीपीय पठार के विभाजन को सूचीबद्ध करना। इसका अपेक्षित में लिखेंगे विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार के विभाजन को सूचीबद्ध करके प्रदर्शित कर सकेंगे। इसी का सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि विद्यार्थियों में प्रायद्वीपीय पठार के विभिन्न शिखरों को मानचित्र पर अंकित करने की कुशलता अर्जित करना। अपेक्षित में लिखेंगे विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार के विभिन्न भागों व शिखरों को मानचित्र पर अंकित कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। उसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों में प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करना। इसका अपेक्षित व्यवहार हो जाएगा विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार के विभाजन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इसी का सेकंड पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों में अध्ययन की आदत का विकास करना। और इस तरफ हो जाएगा विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार के विभाजन के प्रति अपने दायित्व की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। फिर लास्ट आएगा हमारा अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों में प्रायद्वीपीय पठार के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। और इस तरफ लिखेंगे विद्यार्थी प्रायद्वीपीय पठार के विभाजन के प्रति अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। इसी का सेकंड पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों में प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार व प्रमुख शिखरों से संबंधित तथ्यों में रुचि विकसित करना। और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे विद्यार्थी प्रमुख शिखरों व पहाड़ियों पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। तो ये हमारे हो जाएंगे सारे उद्देश्य। फिर नेक्स्ट आएगा सहायक सामग्री। तो हम लिखेंगे सहायक सामग्री में संकेतक, चौक, रंगीन चौक, मानचित्र, डस्टर व अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। फिर शिक्षण विधि मेथड लिखेंगे फर्स्ट व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और कथन विधि। फिर पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी भारत के भौतिक स्वरूप प्रायद्वीपीय पठार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम प्रस्तावना के क्वेश्चंस करेंगे। जिस प्रकार से हमने प्रस्तावना कौशल बनाया था उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी प्रस्तावना
कौशल का उपयोग करेंगे। तो एक तरफ हम छात्राध्यापिका क्रिया का कॉलम बनाएंगे, दूसरी तरफ छात्र अनुक्रिया का। तो हम बच्चों से क्वेश्चंस करेंगे कि ज्वालामुखी से निकला पदार्थ क्या कहलाता है, तो छात्र आंसर देंगे लावा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लावा निर्मित भूभाग जो भारत के विशाल मैदान के दक्षिण में विस्तृत है क्या कहलाता है, तो बच्चे आंसर करेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो जो छात्र जो आंसर देंगे उसी आंसर से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में उपविभाजित किया गया है, तो बच्चे आंसर देंगे 2 भागों में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि उन 2 भागों के नाम बताइए। तो छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे मध्य उच्च भूमि व दक्कन का पठार। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मध्य उच्च भूमि व दक्कन का पठार के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ आ जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम उद्देश्य कथन बोलेंगे कि बच्चों आज हम प्रायद्वीपीय पठार के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हमारा होगा प्रस्तुतिकरण यानी पाठ का विकास। तो यहाँ पे अध्यापन बिंदु लिखेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार, ये हमारा अध्यापन बिंदु है, शिक्षण बिंदु जिसको बोलते हैं या टीचिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो छात्राध्यापिका क्रिया में सबसे पहले हम इसका विकासात्मक प्रश्न से इसको स्टार्ट करेंगे। तो हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से कि बच्चों बताओ 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे पर्वत कहते हैं। तो फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे कि पर्वतों से कम ऊंचे उठे हुए भाग जो प्राय ऊपर से समतल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे पठार। फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि भारत के दक्षिण में स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चे आंसर करेंगे प्रायद्वीपीय पठार। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आप क्या जानते हैं, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे कि विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करते हैं। फिर हमारा आएगा छात्राध्यापिका कथन, यानी फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि प्रायद्वीपीय पठार मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है तथा यही कारण है कि ये प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा सीछली घाटियाँ हैं एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापिका कथन पूरा होता है। तो हम छात्र क्रिया में लिखते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं व महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। फिर श्यामपट्ट कार्य में हम लिखेंगे, इसके जो मेन पॉइंट है वो हम श्यामपट्ट पर लिखेंगे। सबसे पहले टॉपिक डालेंगे प्रायद्वीपीय पठार, फिर इसमें लिखेंगे कि इसके 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। फिर हम मैप के द्वारा भी बताएंगे, ये चाहे तो हम मैप बना के बता सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे कि यहाँ पे अरावली श्रेणी है, यहाँ पे गिर श्रेणी है, ये पश्चिमी घाट है, ये वाला पूर्वी घाट है, यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ी है, यहाँ पे डोडा बेटा की पहाड़ी है, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है। इस वाली श्रेणी को विंध्य श्रेणी कहते हैं, इसको सतपुड़ा श्रेणी कहते हैं। ये महादेव की श्रेणी है, ये मालवा का पठार है और इस तरफ आ जाती है गारो खासी जयंतिया आती है। तो ये हम चार्ट के द्वारा भी बच्चों को बता सकते हैं और मैप पर बनाकर भी बता सकते हैं। तो ये हम TLN के रूप में यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश में चिपका देंगे। फिर हमारा यहाँ पे छात्राध्यापिका कथन पूरा होता है। तो फिर हम बच्चों को बोध प्रश्न करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार किन शैलों से बना है, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे क्रिस्टलीय, आग्नेय व रूपांतरित शैलों से। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कि प्रायद्वीपीय पठार कौन सी भूमि के टूटने से बना है, तो उसका आंसर होगा गोंडवाना भूमि के टूटने से बना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार में किस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, तो उसका छात्र क्रिया में लिखेंगे चौड़ी, सीछली तथा गोलाकार पहाड़ियाँ। फिर फोर्थ क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार के कितने भाग हैं, तो आंसर आएगा 2 भाग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि इन 2 भागों के नाम बताइए, तो बच्चे आंसर करेंगे मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। फिर छठा क्वेश्चन
मध्य उच्च भूमि का विस्तार कहाँ तक है? तो उसका आंसर आएगा कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों तक। फिर हमारा 7वां क्वेश्चन होगा कि विंध्य श्रृंखला किन श्रृंखलाओं से घिरी हुई है? तो बच्चे आंसर करेंगे कि उत्तर में अरावली व दक्षिण में सतपुड़ा से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विंध्य श्रृंखला से बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो उसका आंसर लिखेंगे चंबल, सिंध, बेतवा तथा कैन। यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो सेक्शन पॉइंट था प्रायद्वीपीय पठार वो पूरा होता है। तो हमारी जो बोध प्रश्न है वो हम उसी कंटेंट में से करेंगे जो हमने बच्चों को पढ़ाया है। फिर हमारा नेक्स्ट जो अध्यापन बिंदु है वो है दक्षिण का पठार। तो इसमें भी हम विकासात्मक प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे काली मिट्टी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का काली मिट्टी युक्त पठारी भाग कौन सा है? तो बच्चे आंसर करेंगे दक्षिण का पठार। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि दक्षिणी पठार की स्थिति बताइए, यानी कि उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है वो बताइए। तो बच्चों को नहीं पता होगा तो यहाँ पे हम लिख लेंगे छात्र मौन हो जाते हैं या निरुत्तर। तो फिर छात्राध्यापिका कथन आता है। तो फिर छात्राध्यापिका कहती है, एक्सप्लेन करती हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व में कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी कहा जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतिया हैं। उत्तर में इसके सतपुड़ा की श्रृंखला, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मेकाल श्रृंखला इसकी पूर्वी विस्तार। ये हमने पहले ही बच्चों को मानचित्र पर बता दिया है। तो इसमें छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र मनोयोग पूर्वक सुनेंगे तथा श्यामपट्ट पर लिखे तथ्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर हम श्यामपट्ट कार्य में जो इसके मेन पॉइंट है वो लिखेंगे। दक्षिण का पठार पहले हेडिंग डालेंगे। फिर इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे विशेषता की काली मृदा, दक्कन ट्रैप जिसको कहा जाता है। फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे आग्नेय शैल से निर्मित है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे उत्तर पूर्व में इसके मेघालय, कार्बी एंगोलेंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और पश्चिम पूर्व में गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। उत्तर में सतपुड़ा की पहाड़ी है और पूर्वी में महादेव, कैमूर व मेकाल श्रृंखला। ये हम श्यामपट्ट कार्य करेंगे। फिर हम इसी कंटेंट में से बच्चों को बोध प्रश्न करेंगे ताकि उनको क्लियर हो जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि दक्कन ट्रैप के नाम से किसे जाना जाता है? तो बच्चा आंसर करेंगे काली मृदा को। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि दक्षिण का पठार किस शैलों से बना है? तो इसका आंसर आएगा कि आग्नेय शैलों से। फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि दक्षिण का पठार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी के दक्षिण में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि दक्षिण के पठार को उत्तर पूर्व में स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आएगा मेघालय, कार्बी एंगोलेंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि दक्षिण के पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सी श्रृंखलाएं हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे कि गारो, खासी तथा जयंतिया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि दक्षिण के पठार के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो बच्चे आंसर करेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इसमें हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश में हम TLM बच्चों को बताएंगे कि देखो ये है पठार का एक दृश्य। फिर यहाँ पे हमारा ये सेकंड पॉइंट जो था दक्षिण का पठार ये भी पूरा होता है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे पश्चिमी तथा पूर्वी घाट। इसका भी हम स्टार्ट विकासात्मक प्रश्नों से करेंगे। तो इसमें हम पहले क्वेश्चंस करेंगे बच्चों को कि दक्षिण के पठार का पश्चिमी किनारा क्या कहलाता है? तो बच्चे आंसर करेंगे पश्चिमी घाट। फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे कि पश्चिमी घाट को उत्तर में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर आएगा कि सह्याद्री के नाम से। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पश्चिमी घाट दक्षिण में किस घाट से मिल जाते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे पूर्वी घाट से। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पश्चिमी व पूर्वी घाट के शिखर बताइए। तो बच्चों को नहीं पता होगा कि शिखर कौन सा है, तो यहाँ पे लिखेंगे निरुत्तर। फिर हमारा आएगा छात्राध्यापिका कथन, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम लिखेंगे कि पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित हैं। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा
ऊंचे हैं। पूर्वी घाट की 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाटी का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। ये वर्षा घाट की पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी तथा डोडा बेटा, और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापिका कथन पूरा होता है, तो हम छात्र क्रिया में लिखते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ हमारा श्यामपट कार्य आ जाएगा, जिसमें हम यहाँ पे जो मेन पॉइंट हमें देखने को मिला है वो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक डालेंगे कि पश्चिमी घाट, तो इसकी औसत ऊंचाई है 900 से 1600 मीटर, वो लिखेंगे। और सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि पश्चिमी तट के समानांतर है और इसका विस्तार सतत है, और इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो है अनाईमुड़ी और डोडा बेटा। उनकी ऊंचाई लिखेंगे 2695 मीटर और 2633 मीटर। फिर हम सेकंड लिखेंगे पूर्वी घाट, इसके बारे में भी हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे कि इसकी औसत ऊंचाई है 600 मीटर, इसका विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है और इसका विस्तार असतत है, और इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो महेंद्रगिरी है 1500 मीटर। तो ब्लैक बोर्ड पे ये लिखेंगे ताकि उनको क्लियर हो जाए। फिर हम जो हमने बताया उसी में से हम बोध प्रश्न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ तक है, तो बच्चे आंसर करेंगे पश्चिमी तट के समानांतर। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, तो उसका आंसर रहेगा 600 मीटर। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा कि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, तो बच्चे आंसर करेंगे 900 से 1600 मीटर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ तक है, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे कि महानदी घाटी से नीलगिरी तक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो उसका आंसर रहेगा अनाईमुड़ी 2695 मीटर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे महेंद्रगिरी 1500 मीटर। फिर हमारा नेक्स्ट होगा पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा किस कारण से होती है, तो पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण। यहाँ पे हमारा ये जो तीसरा पॉइंट था पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, वो भी पूरा हो जाता है। यहाँ पे इसमें से अपन और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है, तो हम यहाँ पे करेंगे पुनरावृत्ति व मूल्यांकन के प्रश्न। तो जो हमने पढ़ाया उसी में से वही क्वेश्चन अपन को वापस बच्चों से पूछना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार किन शालों से बना है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार के कितने भाग हैं, नाम बताइए। उसके बाद में दक्कन ट्रैप के नाम से किसे जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता बताइए। फिर नेक्स्ट, दक्षिण के पठार की पर्वत श्रृंखलाएँ बताइए। उसके बाद में पश्चिमी व पूर्वी घाट का विस्तार बताइए। उसके बाद में पश्चिमी व पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मध्य उच्च भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, और इसमें अपन और भी क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। फिर हम होमवर्क देंगे बच्चों को कि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तृत विवेचन कीजिए, और सेकंड क्वेश्चन डालेंगे कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए दक्षिण का पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर हम बच्चों को होमवर्क देंगे और बोलेंगे कि आपको घर से करके लाना है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन हो जाता है एंड। तो यहाँ पे आएगा परिवीक्षण पृष्ठ, इसमें क्रम संख्या लिखेंगे, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारा टॉपिक लिखेंगे। आई होप आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा हो। थैंक यू।